सभी साथियों को मैं पीसी यादव एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आजकल जिस टॉपिक पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत इसकी पृष्ठभूमि और रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित मैं पहला वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखिए, तब आपको जो इसका इतिहास है, जो संवैधानिक विकास का इतिहास है, उसको समझने में आसानी होगी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहां मिल जाएगा। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां अपना शासन कर रही थी, कार्य संचालन कर रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटियां आती थी और उन त्रुटियों को सुधार के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास किया गया। इस एक्ट में क्या था उसके बारे में जानते हैं। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया। इसके पहले आप ये जान चुके हैं, जब रेगुलेटिंग एक्ट बना था तो वहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स दो भाग बनाए गए थे। अब क्या किया गया, यहां कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया। यहां इस एक्ट के माध्यम से उसके राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया और व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और व्यापार करते करते राजनीतिक क्रियाकलापों में संलग्न हो गई, यानी आए थे हरिभजन को उल्टन लगे कपास। तो यहां क्या किया, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया। भारतीय उपनिवेश के दो शासक बने। इस प्रकार जो भारतीय उपनिवेश था, उपनिवेश किसके लिए, ब्रिटिश सत्ता के लिए, भारतीय उपनिवेश के दो शासक बने, एक कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से। आपको बताए हैं कि निदेशक जो बोर्ड था वो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही बनाया गया। अब क्या किया गया, एक नियंत्रक मंडल बनाया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका सृजन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया, यानी कंट्रोल करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। और इसमें किया क्या गया, जो कंपनी का निदेशक बोर्ड होता था, ये इसका काम तो व्यापार करना था, यानी जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे उसकी देखरेख, उसके बारे में दिशा निर्देश कौन कर रहा था, कंपनी का निदेशक बोर्ड कर रहा था। जो नियंत्रण मंडल था यह ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत कार्य करने लगा, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधे किसकी कस्टडी में था, किसके नियंत्रण में था, वो था ब्रिटिश सम्राट, यानी ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत। इसमें हुआ क्या, अब जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट हस्तक्षेप किया तो इस प्रकार यहां द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किस एक्ट से होता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें द्वैध शासन कैसा हुआ, एक कंपनी के द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। एक कंपनी के द्वारा यानी जो व्यापारिक क्रियाकलापों की पर नजर रखा जा रहा था भारत में, वो निदेशक बोर्ड कर रहा था, और जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे, सैनिक आक्रमण, युद्ध, संधि आदि विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार था, देखरेख करने का अधिकार था, वो किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल संसदीय बोर्ड यानी ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत आता था। तो इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का अगर श्री गणेश होता है तो वो होता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट में क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य और लगाए गए उसकी सहायता के लिए, और वो 4 सदस्य प्लस गवर्नर जनरल कुल होते थे 5। और यहां क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या में 4 से 3 कर दी गई। जो सदस्य संख्या थी, परिषद की सदस्य संख्या थी, वो 4 से क्या कर दी गई, 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या
सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई। ये 4 से 3 क्यों की गई, इसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे जब ये गवर्नर जनरल होता था और 4 सदस्य होते थे, जो 4 सदस्य होते थे इसमें बहुमत के जरिए फैसला होता था। बहुमत के जरिए जब फैसला होता था तो इसमें जैसे 4 है, अगर 3-1 से डिसीजन हो जाता है, निर्णय हो जाता है, तो गवर्नर जनरल की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी वह वोटिंग नहीं करता था, उसमें एक नियम था। लेकिन अगर इन चारों में से मामला 2 और 2 पर आता है, यानी 2 सदस्य पक्ष में है और 2 सदस्य विपक्ष में है, तब उस परिस्थिति में गवर्नर जनरल निर्णायक मत देता था और उसी मत के आधार पे वह निर्णय हो जाता था। तो इसमें समस्या क्या खड़ी हुई, समस्या ये खड़ी हुई कि अगर कोई भी निर्णय ऐसा होता था जब 3-1 की बहुमत से हो जाता था, तो गवर्नर जनरल की प्रासंगिकता उसमें कोई बच ही नहीं पा रही थी। गवर्नर जनरल असहाय महसूस कर रहा था, आए दिन समस्याएं खड़ी होने लगी। जब कोई भी किसी भी मुद्दे पर कोई निर्णय लेना होता तो 3 एक तरफ हो जाते, 1 एक तरफ हो जाता, तो इससे दिक्कत होने लगी। तो जो गवर्नर जनरल यहाँ उस समय थे, उन्होंने आपत्ति की कि ऐसा करने से हमारी जो ताकत है वो कम हो जा रही है। तो यहाँ क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई। जब 4 से 3 कर दी गई, अब क्या कर दिया गया, 3 और प्लस क्या, 1 गवर्नर जनरल। अब होता था कुल मिला के 4, जब 4 हो गए तो अब यहां अगर गवर्नर जनरल 1 को भी मिला लेता था, 1 को भी मिला लिया तो 1 प्लस 1 ही गवर्नर जनरल हो गया और इधर 2 हो जाते थे और इधर 2, क्योंकि 3 1 4 तो 2 2। तो इस प्रकार बहुमत किसका हो जाता, गवर्नर जनरल का। बहुमत का मतलब यह है कि आपको याद है कि 2 इधर है 2 इधर है, लेकिन उस परिस्थिति में गवर्नर जनरल जिसकी तरफ वोटिंग करता था वही पक्ष जीत जाता था, यानी उसी पक्ष की बात मानी जाती थी। तो इससे यहां गवर्नर जनरल के अधिकारों में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो आप समझ गए कि 4 से 3 क्यों किया गया। और आगे क्या किया गया, महत्वपूर्ण, इस पर आप नजर रखेंगे, मैंने इसको महत्वपूर्ण इसलिए लिखा है कि ये विशेष रूप से परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। भारत में अगर पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया तो 1784 की एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट में कहा गया। क्या कहा गया, भारत में जो कंपनी का जो अधीन क्षेत्र था, जिस क्षेत्र पर कंपनी का शासन था, जिस क्षेत्र को कंपनी ने अधिग्रहण किया था, उस क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत वह क्षेत्र समाहित है। और दूसरा बिंदु क्या है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों, क्योंकि भारत में जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य कर रही थी वह काफी हद तक उस समय स्वतंत्र थी, कार्य कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी शिकंजा कसते हुए, कंपनी के अधिकारों में कटौती करते हुए धीरे धीरे ही सही अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। और यहां किया क्या, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण बना लिया गया, क्योंकि यहां बताया मैंने कि निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको अलग अलग कर दिया गया। वो व्यापार देखते थे, ये राजनीतिक क्रियाकलाप देखते थे। अब आप देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर क्या थी, इसके बारे में जानिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भूमिका क्या थी। कुल इसमें 6 सदस्य होते थे। एक 6 सदस्यों में, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया वो कुल 6 सदस्यों से मिलकर बनाया गया, और इसमें एक जो सदस्य होता था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा राज्य सचिव और 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। तो कुल कितने सदस्य होते थे, 6। एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा राज्य सचिव, तीसरा मतलब जो और 4 सदस्य होते थे प्रीवी काउंसिल के सदस्य। तो मतलब एक ए हो गया, एक ए और 4 ए, कुल मिलाकर 6 सदस्यों से बना क्या, कुल 6 सदस्यों से क्या बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसकी पावर समझिए, गवर्नर जनरल को पूर्व अनुमति के बिना संघर्ष व सहायता पर निषेध, यानी गवर्नर जनरल अब जो है
वह कार्य नहीं कर सकता था जो अब तक करता आया था। यानी बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति से न तो वह किसी देशी रियासत से, देशी राजाओं से संघर्ष कर सकता था और न ही सहायता का वचन दे सकता था, न ही उनकी सहायता कर सकता था। इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब कंट्रोल करने लगा, यानी कंपनी पर जो नियंत्रण करने का कार्य होना चाहिए था अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से किया जाने लगा। अब इस प्रकार इस एक्ट में अगर आप ऐसे समझे तो किया क्या गया, वैसे सरसरी तौर पर ऊपर से नीचे देख ले। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में निदेशक बोर्ड और नियंत्रण मंडल, यानी जो निदेशक बोर्ड था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और नियंत्रण मंडल दो भागों में डिवाइड किया गया। निदेशक जो मंडल होता था उसका कार्य व्यापारिक क्रियाकलापों तक सीमित किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य बढ़ाया गया। राजनीतिक जो क्रियाकलाप होते थे, जो सैनिक आक्रमण होते थे, जो संधियां होती थी आदि कुछ महत्वपूर्ण जो विषय होते थे अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत कर दिया गया। तो इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किस एक्ट के माध्यम से किया गया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया। और गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या जो उसके परिषद में 4 सदस्य होते थे वो 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। आपको यहां हम बता दें, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया ये 1858 तक कार्य करता रहा। 1858 तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल कार्य करता रहा। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में क्या है, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। जैसे जब शुरू में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तब उसको 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली। ऐसे बीच बीच में जब उसका समय खत्म होता ब्रिटिश सत्ता के द्वारा उसकी समयावधि को बढ़ाया जाता था। तो 1793 का चार्टर एक्ट था, इसमें कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ध्यान ये देना है, यहाँ व्यापारिक अधिकार लिखा है क्योंकि अब कंपनी का कार्य व्यापार तक ही सीमित कर दिया गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अस्तित्व में आ गया था। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने की व्यवस्था की गई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो नियंत्रक मंडल बनाया गया, जो इसके सदस्य थे, जो ये 6 सदस्य थे, इनको जो वेतन दिया जाता था वह भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। यानी जो भारतीय राजस्व यहां से प्राप्त होता था उस राजस्व में से उन 6 सदस्यों का वेतन दिया जाने लगा। यानी वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटेन में रहकर कार्य करता था उसका वेतन भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया। यानी भारत से जो राजस्व प्राप्त होता था उस राजस्व से यहां वेतन देने की बात की गई। अब आगे भी देखते हैं, जो ब्रिटिश भारत था, यानी जिस क्षेत्र पर कंपनी का शासन था, कंपनी का अधिकार था, वह क्षेत्र ब्रिटिश भारत कहलाता था और वहां लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। यानी जो वहां प्रशासन चलाया जाता था, जो दिशा निर्देश दिए जाते थे, जो कार्य संचालन किया जाता था, जो सरकार चलाई जाती थी, वो विधि के जरिए यानी कानून के जरिए शासन किया जाने लगा। और क्या किया गया, कानूनों एवं विनियमों की जो व्याख्या करने का अधिकार दिया गया वो न्यायालय को दिया गया। यानी जो उस समय न्यायालय था, जो कानून से संबंधित कहीं भी कोई मामला फंसता उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया, न्यायालय को दिया गया। अब यहां ये समझ लें, जो विनियम होते थे ये क्या होती थी। 1833 के राजलेख के पूर्व, इसके बाद आपको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में 1833 के चार्टर एक्ट की बात करेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उसके पूर्व गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, यानी जो 3 सदस्यीय परिषद होती थी या 4 सदस्यीय परिषद होती थी, उसके द्वारा जो पारित विधि होती थी उसको विनियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप ध्यान देंगे। विनियम किसे कहा जाता था, विनियम उसे कहा जाता था 1833 के चार्टर एक्ट पारित होने के पूर्व जो गवर्नर जनरल होता था, उसकी जो परिषद होती थी, उसके द्वारा जो विधि
जो नियम कानून बनाए जाते थे उन्हें विनियम कहा जाता था। अब विनियम को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1793 की बात हो जाती है। अब आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, आप ये देखिए, यहां 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। 93 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1813। 20 वर्ष बाद फिर चार्टर एक्ट आता है 1813 में। इसमें क्या क्या बातें दी गई, क्या क्या बातें शामिल की गई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन तथ्यों को मैंने यहां क्रमबद्ध लिखा है और इन तथ्यों को आप विशेष रूप से अपने मन मस्तिष्क में उतारिए, क्योंकि यहां से प्रश्न जो आएंगे उसको मैं बता रहा हूं और इसको जरूर आप स्मरण रखें। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी तक देख रहे थे जो निदेशक बोर्ड था वो कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को देख रहा था, यानी कंपनी व्यापारिक क्रियाकलापों को निदेशक बोर्ड के माध्यम से संचालित कर रही थी। अब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भैया अब तुमसे ये नहीं हो पाएगा। ये कार्य किसने किया? ब्रिटिश सत्ता ने किया। यद्यपि चीन तथा चाय के व्यापार का अधिकार चलता रहा। यहां इस बात पर आप विशेष फोकस करेंगे, चीन और चाय। चीन और चाय व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, यानी व्यापार करना अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य नहीं रहा। किस एक्ट के माध्यम से? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। लेकिन दो काम दिया गया इनको, एक ये चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार करना ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अब भी था। आगे देखें, प्रथम बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा प्रदान की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम किस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। प्रश्न क्या आता है? वह कौन सा चार्टर एक्ट था जिस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो वह चार्टर एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात थी, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च कर रही है। बहुत बड़ी रकम है, हालांकि उस समय की बात है। 1 लाख रुपए यानी भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए। अभी तक भारतीयों की शिक्षा पर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा था। जो भारतीय शिक्षा पर खर्च किया गया पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो किया गया 1813 चार्टर एक्ट में। इसमें इस बात को समाहित किया गया कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर, उसके रखरखाव पर, उसके विकास पर खर्च करने के लिए बजट दिया जाएगा। तो क्या किया गया? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। चीन के साथ और चाय का व्यापार अब भी कंपनी के अंतर्गत चलता रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई और भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई। यहां से भी प्रश्न आता है, किस एक्ट के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात की गई? तो वो चार्टर एक्ट था 1813। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। जो स्थानीय संस्थाएं थी, जो लोकल गवर्नमेंट थी, उनको करारोपण का अधिकार दिया गया कि वे भी कर ले सकती हैं, यानी वो कर का निर्धारण करके कर ले सकती हैं। यह किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। पांचवा बिंदु है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य किया गया। 3 प्रेसिडेंसियां थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, तीनों की जो सरकारें थी, जो वहां के निर्मित विधि होती थी, जो निर्मित कानून होते थे, उसको ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य किया गया। आप जो भी कानून बनाएंगे, यानी ये तीनों प्रेसिडेंसियां जो भी कानून बनाएंगी, उन कानूनों को, उन विधियों को ब्रिटिश संसद अनुमोदन करेगी और ये अनिवार्य किया गया।
ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। अब कंपनी बिना ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से ना तो गवर्नर की, ना तो गवर्नर जनरल की और ना ही प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति कर सकती थी। यानी इन सब की नियुक्ति करने के लिए किसकी अनुमति लेना जरूरी था? ब्रिटिश सम्राट की। तो इस प्रकार 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या बातें शामिल की गई? पहली बात, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया चीन और चाय को छोड़कर, यानी चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार छोड़ करके और पूरा व्यापार, व्यापारिक जो एकाधिकार था वो रोक लगा दी गई, खत्म कर दी गई। और क्या किया गया? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात की गई। स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया और जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों प्रेसिडेंसियों द्वारा, वहां की सरकारों द्वारा जो विधि बनाई जाती थी, उन विधियों को ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन अनिवार्य किया गया और ब्रिटिश सम्राट की अनुमति से ही अब गवर्नर, गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति की बात की गई। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट आएगा जिसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत में विधि बनाई गई, जो एक्ट बनाए गए, उसका खात्मा तीसरे वीडियो में किया जाएगा। और फिर उसके बाद जब ब्रिटिश सत्ता अपने हाथ में पावर ले लेती है भारतीय सत्ता की, तो उसका अलग वीडियो बनेगा। ये वीडियो यहीं तक। आपका प्यार और स्नेह ऐसे बना रहे। अगले टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होगा। जय हिंद।